नमस्कार, मैं आकाश देसवाल स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। हम आप लोगों के लिए क्राइम की बेहद दिलचस्प स्टोरियां लाते हैं और अगर आपको क्राइम की स्टोरी सुनना पसंद है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अगर आप मुझे इस मर्डर में पकड़ कर दिखाओ तो माने, तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा बाप और जीजा जी। ये धमकी है एक अपराधी की दिल्ली पुलिस को। जब हमने इस स्टोरी को पढ़ा और ये धमकी भरा लेटर हमारे सामने आया तो हमने ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कैसे कोई अपराधी दिल्ली पुलिस को एक ऐसी धमकी दे सकता है, वो भी खुलेआम। अक्सर ऐसा फिल्मों में ही होता है कि कोई अपराधी है और पुलिस को खुलेआम धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब ये स्टोरी हमने पढ़ी तो हम भी हैरान रह गए। चलिए आपको बताते हैं कौन है ये अपराधी और इसने क्यों दिल्ली पुलिस को ये धमकी भरा पत्र भेजा। ये धमकी थी दिल्ली में दहशत फैलाने वाले सीरियल किलर चंद्रकांत झा की। वो एक के बाद एक कई मर्डर करता और पुलिस को खुलेआम चुनौती देता। वो पहले लोगों को मारता, फिर उनके शरीर से सिर को अलग करता, हाथ को अलग करता और फिर पैरों को भी निकाल देता और उसके बाद इस लाश को सजा धजा कर पुलिस के पास भेज देता। और उसमें एक खत होता जिसमें लिखा रहता था पुलिस के लिए एक मैसेज, और वो मैसेज था कि ये लो तुम्हारे लिए एक और तोहफा। और जब इतना सब कुछ चल रहा था और पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2006 से। अक्सर देखा जाता है कि अक्टूबर एक त्योहारों का न्योता होता है जिसमें लोग बाग घर से निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपने घरों के सजाने के लिए सामान लाते हैं। तो मार्केट में भी काफ़ी चकाचौंध रहती है और पुलिस भी सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम करती है, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि जब मार्केट में भीड़ ज़्यादा होती है तो इस भीड़ का पूरा फ़ायदा अपराधी उठाते हैं। लेकिन इस दौरान दिल्ली में एक मौत का खेल शुरू हुआ जो काफ़ी लंबे समय तक चला और एक के बाद एक पुलिस को लाशें मिलती रहीं। अब पुलिस जब एक लाश की तलाश करती तो उसके सामने दूसरी लाश होती तोहफे के रूप में। अब जहां वो एक लाश में उलझ जाती थी, इतने में ही एक दूसरी लाश मिलती थी। और इसमें सब में कमाल की बात यह थी कि पुलिस लाश का पहचानना तो दूर, उसको ये भी नहीं पता लगता था कि ये लाश कहाँ से आई है और किसकी है, और ये इस सुरक्षा के बीच यहाँ तक अपराधी लाया कैसे। अब 6 अक्टूबर का दिन था और पुलिस इस उम्मीद में पूरी तसल्ली से बैठी थी कि उनकी तैयारियां बिल्कुल अच्छी हैं और वो अपनी तैयारियों पर पूरा भरोसा करके बैठी थी। लेकिन तभी इतने में हरिनगर थाने की, दिल्ली में एक एरिया है, उसकी एक घंटी बजती है। फ़ोन उठाया जाता है और सामने वाला शख्स बोलता है कि तिहाड़ गेट नंबर 3 पर आपके लिए एक तोहफा रखा है। और इतना कहते ही फ़ोन कट जाता है। हालांकि शुरुआत में तो पुलिस ने इस पर ऐसा खासा ध्यान नहीं दिया क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो पुलिस भी इसको थोड़ा सा ढील बरतती रही। लेकिन क्योंकि पुलिस के पास कुछ काम नहीं था तो 2 सिपाही जाते हैं और उस तोहफे को चेक करते हैं। अब जब वो तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी एक उनकी टोकरी पर नज़र पड़ती है जो थोड़ी आपत्तिजनक सी लग रही थी। पुलिस वाले उस टोकरी के पास जाते हैं तो जो उस टोकरी से निकला वो बिल्कुल हैरान करने वाला था, क्योंकि टोकरी के अंदर रखी थी एक लाश जिसका सिर भी गायब था, धड़ के निचला हिस्सा भी गायब था और दोनों हाथ भी कटे हुए थे। अब पुलिस इस तरीके से हैरान रह गई कि फ़ोन करने वाले ने तो तोहफा बताया था, अब ये कैसा तोहफा हुआ, क्योंकि सिर्फ धड़ धड़ को टोकरी में सजा कर रखा गया था। अब इतनी सुरक्षा के बीच जो चकाचौंध थी मार्केट में, इन सब के बीच जो पुलिस ने तैयारियां कर रखी थी, ये पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ऐसे में ऐसी लाश को यहाँ पर लाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, वो भी तिहाड़ गेट नंबर 3 पर, जहाँ पहले से ही चाहे त्यौहार हो या ना हो वहाँ पहले से ही सुरक्षा के काफ़ी बंदोबस्त रहते हैं। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि फेस्टिवल सीजन में ये अपराध किसने किया और इसके करने का मकसद क्या है। पुलिस टोकरी को चेक करती हुई ये सब सोच ही रही थी कि लाश के साथ पुलिस को एक चिट्ठी भी मिलती है, और जो सब कुछ इस चिट्ठी में लिखा था वो पुलिस को हैरान करने वाला था, क्योंकि चिट्ठी में सीधे सीधे पुलिस को एक चुनौती थी। इस चिट्ठी में लिखा गया था, अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा था, लेकिन अब मैंने सच में मर्डर किया है। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मुझे केस खुलने का डर नहीं। अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप। इन सब के बीच पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किया किसने। और
ये तो चलो कातिल का तो छोड़िए, पुलिस को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि लाश किसकी है, क्योंकि जिस लाश के ना तो सिर है, ना पैर है, ना हाथ है, उसकी पहचान करे तो करे कैसे। अब ये सब चुनौतीपूर्ण था ही, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत होता चला गया। अब महीने के महीने बीतते चले गए, साल आता है 2007। अब पुलिस भी इस दौरान शांत थी, कुछ खास क्लू इस केस के नहीं मिले थे, तो पुलिस ने भी एक अनजान शख्स के खिलाफ इस मामले में मुकदमा लिखती है और थोड़ा शांत बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही 2007 की शुरुआत होती है, पुलिस का फ़ोन एक बार फिर से बजता है और फ़ोन करने वाला शख्स फिर से बोलता है कि तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर आपके लिए एक और तोहफा है। अब पुलिस वहाँ भागी दौड़ी जाती है और तब पता लगता है कि टोकरी में इसी तरीके से एक लाश सजा कर रखी गई थी जैसे 2006 में अक्टूबर के महीने में पुलिस को मिली थी। अब ये सब देखने के बाद पुलिस के हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा कौन है जो तिहाड़ के सुरक्षा घेरे को चीरता हुआ एक लाश लाकर गेट नंबर 3 पर रखता है और पुलिस को खुलेआम चुनौती देता है। अब इतना सब चल ही रहा था तो मामला और पेचीदा होता चला गया और पुलिस ने इस मामले में तेजी से छानबीन करनी शुरू की। अब जब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर ही रही थी तो पुलिस को अचानक एक सूचना फिर मिलती है कि कहीं एक जगह टोकरी में लाश है, लेकिन इस बार जो लोकेशन थी वो तिहाड़ गेट नंबर 3 की नहीं थी, वो दिल्ली में कहीं और की लोकेशन थी। लेकिन सिर्फ लोकेशन ही बदली हुई थी, कत्ल करने का अंदाज वही था। टोकरी में लाश मिलती है और लाश के हाथ पैर नहीं थे। धड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा टोकरी में रखा था और निचला हिस्सा भी गायब था। इस बार खुद कातिल पुलिस को फोन करता है और पुलिस को चैलेंज करता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब चंद महीनों में 3 सिर कटी लाश मिलना पूरी राजधानी दिल्ली के लिए एक बड़ा सवाल था। अब ऐसी घटनाएं थी कि पूरा दिल्ली दहल जाता है। अब क्योंकि राजधानी का मामला है तो मीडिया की भी इस पर लगातार कवरेज थी और जो दिल्ली कमिश्नर थे वो भी इस मामले पर बारीकी से अपनी नज़र बनाए हुए थे। अब जब ये लाशें मिलती हैं तो पुलिस हरकत में आती है और पुलिस जगह जगह इसकी पूछताछ करती है। जिस पीसीओ से ये पुलिस को फ़ोन करके चेतावनी देता था उस पीसीओ का पता लगाती है, उसके मालिक से बात करती है, आसपास के जहाँ जहाँ वो लाश रखता है वहाँ लोगों से एक ऐसे संदिग्ध के तौर पर बात करती है कि क्या कभी तुमने किसी को यहाँ टोकरी लाते हुए देखा। तो इन सारे लोगों से बातचीत करने के बाद पुलिस एक उसका स्केच तैयार कराती है और स्केच तैयार कराने के बाद जगह जगह दिल्ली में इसको चस्पा करा देती है। अब इसी बीच पुलिस को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बोलता है कि ये जो पोस्टर, ये जो स्केच तुमने चस्पा किए हैं, इससे मिलता जुलता आदमी उसने कहीं देखा है और वो लगातार एक डॉक्टर के संपर्क में है। बस फिर क्या था, पुलिस को जो क्लू मिलना था वो क्लू मिल चुका था। अब पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए अपने सबसे पुराना और कारगर तरीका अपनाया, सादी वर्दी में। पुलिस डॉक्टर के आसपास सादी वर्दी में कोई ठेला लगाने वाला बन गया, कोई पान वाला बन गया, कोई भिखारी के भेष में वहाँ बैठ गया। तो तरह तरह के रूप धारण करके पुलिस वाले वहाँ उसकी घात लगाकर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही वो डॉक्टर के पास आता है तो पुलिस उसको दबोचती है और पुलिस जब उसको गिरफ्तार कर लेती है तो कहते हैं कि जिसके मन में चोर हो वो घबराता जल्दी है। और इस सीरियल किलर के साथ भी यही हुआ। ये पुलिस की गिरफ्त में आते ही इतना ज़्यादा घबरा गया कि इसने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। इसने पुलिस को गिरफ्तार होते ही तुरंत बता दिया कि आप लोग मुझे मारना मत, मैं आपको सब कुछ जो भी सीन दिल्ली में उसने किए हैं वो उस बारे में सब कुछ आपको सच सच बता देगा। अब जब ये गिरफ्तारी हुई, क्योंकि मीडिया की कवरेज लगातार थी, तो टीवी, अखबार, हर जगह एक नाम छपता है और वो नाम होता है चंद्रकांत झा का। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आता है, खास करके कोई बड़ा अपराधी जैसा कि चंद्रकांत झा था, तो वो अक्सर पुलिस को गुमराह करता है। वो कई कई घंटों की पूछताछ में पुलिस को घुमाता है, इधर उधर की कहानियाँ बताता है। लेकिन इस स्टोरी में बिल्कुल अलग था। ये बिल्कुल नई चीज़ थी जो पुलिस के सामने आई थी। वो पुलिस को बिना किसी कहानी के बिल्कुल सच सच सारी चीज़ें बताता जा रहा था। उसने पूछताछ में बताया कि वह रहता तो दिल्ली में था, लेकिन ये बिहार के मधेपुरा का रहने वाला है। मधेपुरा के घोसाई गांव में इसका परिवार रहता है और नौकरी की तलाश में ये दिल्ली आया था। कहा तो ये भी जा रहा था कि सीरियल किलर ने मधेपुरा में भी कई कत्ल किए थे, हालांकि उन कत्ल को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। इसने बताया कि दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल है जो इसे काफ़ी परेशान करता था। दरअसल कुछ टाइम पहले चंद्रकांत झा तिहाड़ जेल में किसी जुर्म में सज़ा काट रहा था और वहाँ एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल होता है जो
इसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है, इसे जेल में नंगा करता है, इसके साथ मारपीट करता है, इससे गलत गलत हरकतें करवाता है। तो उन हरकतों के चलते इसे इतने गुस्सैल स्वभाव का हो गया, ये इस दिल्ली पुलिस से ही इतनी घृणा करने लगा कि जब ये जेल से बाहर आया तो ये दिल्ली पुलिस को सबक सिखाना चाहता था। वो छोटी छोटी बातों में लोगों को मार दिया करता था। अक्सर इसके निशाने पर बिहार के ही लोग होते थे जो गरीब परिवार से थे। वो इनसे दोस्ती करता, इनको अपने पास बुलाता, कभी कभी तो ये अपने रूम पर भी लेकर जाता था। और जैसा हमने बताया कि ये छोटी छोटी बातों में, जैसे किसी ने खाने के बाद प्लेट सही जगह नहीं रखी, प्लेट को धोया नहीं, या बिना बताए इसका वाहन लेकर चला गया। यहाँ तक कि इसने एक दोस्त को सिर्फ इस शक पर मार दिया था कि इसे शक था कि इसने इसका फ़ोन चुराया है। एक केस तो ऐसा था जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई थी। इसने बताया कि इसने एक इंसान को सिर्फ इसलिए मार दिया था कि इसने उसको अपनी बेटी के साथ बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी अब उसकी बेटी को लेकर बाहर चला गया और अगले दिन आते ही चंद्रकांत ने उसका गला काटकर मौत की नींद सुला दिया। कत्ल करने के बाद ये लाश के कई टुकड़े करता, लाश का सिर और हाथ पैर काटकर यमुना नदी में बहा देता और आधे धड़ को पुलिस के लिए भेज देता था। जब पुलिस ने यह करने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वह यमुना में सिर डालकर इन सब का कल्याण कर रहा है। चंद्रकांत झा पर 3 मर्डर के अपराध में इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि इसके बाद इसके स्वभाव को देखते हुए वो फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और अभी ये अपराधी अपनी गुनाहों की सज़ा जेल में काट रहा है। एक वेब सीरीज़ है द बुचर ऑफ डेली जो चंद्रकांत झा की ज़िंदगी पर आधारित है और इसमें चंद्रकांत झा का जो खौफनाक चेहरा है वो दिखाया गया है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।